नमस्कार दोस्तों, हिंदी कैंपस की ओर से केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हिंदी विषय के छात्रों के लिए 13वीं कक्षा लेकर हम आपके सामने हैं। 10 प्रश्नों के साथ फिर आपके हिंदी साहित्य और व्याकरण के ज्ञानवर्धन के लिए ये 10 प्रश्न आपके सामने हैं। पहला प्रश्न है कि नए इलाके में ये किसकी कविता है। ये कविता एक नए कवि की है और एनसीईआरटी में भी लगी हुई कविता है और इसको आपको पता होना चाहिए। ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या इसका उत्तर राजेश जोशी है, लीलाधर मंडलोई है, आलोक धनवा है या अरुण कमल है। और ये चारों कवि एनसीईआरटी में लगाए गए हैं। तो जिसने पढ़ी होगी ये कविता तो वो जानेगा कि इसका सही उत्तर है अरुण कमल। अरुण कमल इसका सही उत्तर है। नए इलाके में ये कविता कोर्स में भी लगी हुई है अरुण कमल की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है ये दूसरा। ये पंक्ति हैं अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत। ये मरत लिखा है, मरत झुकी झुकी परत यही चितवत एक बार। ये पंक्ति किस कवि की है। तो ये आंखों के सौंदर्य की बात की गई है कि आंखें जो हैं वो कैसी हैं। वह अमृत और जहर दोनों का गुण लिए हुए हैं। ये आंखें सफ़ेद रंग, श्याम रंग और रत्नार लाल रंग, 3 रंग की है। और ये जो नायिका की आंख दिखाई गई है वो आलस से युक्त या मादकता से युक्त हैं। और इन आँखों को एक बार जो देख लेता है न वो पूरी तरह जी पाता है न पूरी तरह से मर पाता है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है जो झुक झुक कर गिरता पड़ता चलता है, घायल अवस्था वाला हो जाता है। ऐसी उस आंखों की मारक शक्ति है। ये वर्णन कौन कर रहा है। क्या ये पद्माकर कर रहे हैं नायिका के आंखों के सौंदर्य का वर्णन, या घनानंद कर रहे हैं, या बिहारी, या फिर रसलीन। तो आप देखेंगे घनानंद ने आंखों की तो खूब बात की है, लेकिन ये घनानंद का दोहा नहीं है। बिहारी ने भी श्रृंगार की खूब चर्चा की है, रूप सौंदर्य की चर्चा की है, लेकिन ये बिहारी का भी छंद नहीं है। तो क्या ये पद्माकर का है या रसलीन का है। तो आप देखेंगे ये पद्माकर का भी नहीं। सही उत्तर क्या है, रसलीन, जिनकी रचना है अंग दर्पण। 2 रचनाएं लिखी हैं रसलीन का। अंग दर्पण जो रचना है उससे ये छंद उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न आपके सामने है। ये कविता है असाध्य वीणा। एमए लेवल पर ये कविता लगी हुई है। ये एक लंबी कविता है जिसमें दिखाया गया है कि एक वीणा है राजा के दरबार में और कोई उसे बजा नहीं पाता है। तो एक जंगल से एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है क्या, प्रियबंध, केश कमली भी कहते हैं उसे। और वो आता है और वीणा को गोद में प्यार से रखकर उस पर अपने सिर को टिका लेता है। लोगों को लगता है कि सो गया है वो, लेकिन वो तो डूबा होता है चिंतन में उस वीणा के साथ, उन उस अतीत में जहाँ से उसने इतने कष्ट सहकर यहाँ वीणा का रूप लिया है। और अचानक वो वीणा बज उठती है। ये असाध्य वीणा जो है, ये जो कविता है इसमें असाध्य वीणा किसका प्रतीक है। ये असाध्य वीणा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये है रचना का प्रतीक। ये बताया गया रचना का अर्थ तब तक नहीं खुल सकता जब तक आप रचनाकार और रचना प्रक्रिया की परिस्थितियों से नहीं जुड़ते हैं। ठीक है,
इसलिए अगर आपने ये कविता पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये पंत की कविता नहीं है। पंत ने लंबी कविता नहीं लिखी, केदारनाथ अग्रवाल की भी नहीं। अब कुछ लोग सोचेंगे केदार केदार 2 बार आया है, अग्रवाल भी और सिंह भी इन दोनों में से होगा, तो वो भी चक्कर में रहेंगे और आंसर हो जाएगा गलत। सही आंसर क्या है? अज्ञे। ये अज्ञे की कविता है असाध्य वीणा। चलिए चौथे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। चौथा प्रश्न फिर आपके लिए मैं एक हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम लाया हूँ। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। इस इतिहास के लेखक कौन है? आप देखेंगे एनसीईआरटी में भी लगा हुआ है, छोटा सा पतला सा इतिहास है ये। पतला इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी ने भी लिखा है, लेकिन हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है उनका। हमने पिछले वीडियो में जिसकी बात की थी हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, वो बाबू गुलाब राय का था। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा का था। लेकिन सही उत्तर क्या है इसका? जो इसके राइटर हैं वो है डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। विजेंद्र स्नातक जो हैं वो इसका सही उत्तर है। संक्षिप्त इतिहास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पांचवा। ये एक पंक्ति में से ली गई, सॉरी एक कहानी में से ली गई पंक्ति है कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। मासिक वेतन जो मंथली सैलरी आती है वो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखता है और फिर घटते घटते लुप्त हो जाता है। जैसे चांद होता है पूर्णमासी का, पूरा दिखता है फुल मून, और फिर धीरे धीरे उसकी कलाएं उसको घटाती हुई चली जाती हैं, और वो महीना पूरे होने से पहले बीच में ही उसकी आकृति क्षीण हो जाती है। सैलरी भी ऐसी आती है, मंथली सैलरी शुरू शुरू में दर्शन दिखाती है और धीरे धीरे खत्म होती है। ये ऐसी बात कौन कह रहा है? क्या ये जयशंकर प्रसाद की किसी कहानी से है? तो आंसर हो जाएगा गलत। क्या ये भीष्म साहनी की कहानी से है? भीष्म साहनी ने वैसे तो विभाजन की त्रासदी की कहानी लिखी है, मध्यवर्गीय परिवार की भी लिखी है, तो क्या इनकी कहानी है? तो नहीं। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 ही कहानी लिखी हैं। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, और तीनों कहानियों में ऐसी चर्चा नहीं है। इसका सही उत्तर है क्या? प्रेमचंद। प्रेमचंद की एक कहानी है नमक का दारोगा, जिसमें ये बात कही गई है कि ऊपरी कमाई से ही काम चलता है, क्योंकि सैलरी तो पूर्णमासी का चांद है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार की वास्तविकता को यहाँ पर उकेरा गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, छठा प्रश्न आपके पास है। यह भी एक छंद है। जब ते कुंवर कान राव रे कला निधान, कान परी वाके कहूँ सुजस कहानी सी। ये पंक्ति किस कवि की है? भाषा ब्रिज है तो समझ आ रहा होगा कि ब्रिज का प्रयोग हुआ है रीतिकाल में। तो रीतिकालीन 3 कवि हैं, देव, पद्माकर और अश्लीन। क्या इनकी है या भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? क्योंकि भारतेंदु ने भी ब्रिज में लिखा है और इस तरह की पंक्तियां भी लिखी हैं श्रृंगारिक। तो उत्तर क्या है? तो अगर ये लोग सोच रहे हैं सब कि ये फंसाने के लिए दिया है, रीतिकालीन 3 नाम दिए हैं और एक आधुनिक का है, तो वही आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा गलत। तो क्या इसका उत्तर रीतिकालीन कवि है? हाँ बिल्कुल रीतिकालीन कवि है। और अगर आपको ये पूरी पंक्ति सुना दें तो आपको छंद में उस कवि का नाम तुरंत ही समझ में आ जाएगा। पंक्ति है ये, जब ते कुंवर कान राव रे कला निधान, कान परी वाके कहूँ सुजस कहानी सी, तब ही तो देव देखो देवता सी, हंसती सी रीझती सी खींचती सी रूसत रिसानी सी। अनुप्रास का सुंदर प्रयोग किया है। किसने? देव कवि ने। रीतिकालीन कवि देव की कविता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जहां बात करेंगे एक और कहानी की, हार की जीत। ये कहानी स्कूल लेवल में लगी हुई है, बहुत लंबे समय से चली आ रही एक आदर्श की कहानी है। ये कहानी
किसकी है? क्या ये प्रेमचंद की है? प्रेमचंद एक बहुत बड़े कहानीकार हैं, उनकी है ये कहानी, ये सोचकर लगा देंगे, क्योंकि इतनी कहानियां हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो आंसर हो जाएगा गलत। संजीव तो नए कहानीकार हैं, आदिवासी विमर्श, कृषक विमर्श पर लिखने वाले, ये उनकी है क्या? नहीं। क्या ये भारतेंदु मंडल के प्रताप नारायण मिश्र की है? नहीं। इसका आंसर है बद्रीनाथ भट्ट, और पूरा नाम है क्या? सुदर्शन, बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन। आपने कहानी पढ़ी होगी, और इसके पात्र की भी चर्चा कर लेता है कई बार एग्जामिनर। इसमें एक बाबा भारती दिखाए गए हैं, जिनके पास एक घोड़ा है, बहुत तेज चलने वाला, बहुत सुंदर घोड़ा, तूफान नाम का, और जिसे एक डाकू हथिया लेना चाहता है। उस डाकू का नाम है खड़क सिंह। लेकिन वो हथिया तो लेता है धोखे से, लेकिन बाबा भारती के शब्द उसको मजबूर कर देते हैं कि वो घोड़ा वापस छोड़ जाता है। बाबा भारती उसे एक ही बात कहते हैं कि जैसे ये घोड़ा तुम ले जाओ, तुम्हारे पे अच्छा लगेगा, मेरे पे क्या अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे तुमने मुझे धोखा देकर ये हथियाया, ये बात किसी को बताना नहीं, नहीं तो लोग एक दूसरे की सहायता करना छोड़ देंगे। इस प्रकार बाबा भारती हार कर भी जीत जाते हैं। ये हार की जीत कहानी है। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, सब कुछ जानने वाले को क्या कहेंगे? जानकार कह दें? नहीं, जानकार तो वो होगा जो जानने वाला होगा। अब विद्वान, विद्वान भी तो समझदार हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, विषय का ज्ञाता हो सकता है। सब कुछ जानने वाला विद्वान होगा क्या? नहीं। तो क्या वो सर्वज्ञ है या बहुज्ञ है? बहु मतलब बहुत जानने वाला, और सर्व मतलब सब कुछ जानने वाला। तो सही आंसर क्या हो गया? सर्वज्ञ। संधि विच्छेद करके शब्दावली ज्ञान के बल पर आप इसका सही उत्तर दे सकते थे, सर्वज्ञ इसका उत्तर होगा। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं, शब्द भंडार का ही प्रश्न है। कार्य शब्द जो है उसका तद्भव रूप क्या होगा? क्या कार्य का तद्भव रूप काम होगा? नहीं, काम जो है वो तो कर्म से बना है। तो क्या कारज होगा या काज होगा, या ये कार्य शब्द अपने आप में तद्भव शब्द है? तो कार्य अपने आप में तद्भव शब्द नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है? अब र ऊपर लगा हुआ है, तो का र और ज बना है, ये सोचेंगे तो आंसर हो जाएगा गलत। का सही आंसर क्या है? काज। ठीक है, जैसे हम कहते हैं काम काज, तो कर्म और कार्य के रिदम में बनाया गया ये तद्भव शब्द है काज। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। और आज का अंतिम प्रश्न आपके पास है, मुहावरे से संबंधित। नाक का बाल होना या नाक का बाल, ये एक मुहावरा है, इसका क्या अर्थ है? बहुत बुरा, नाक का बाल बहुत बुरा होता है, इसलिए लिखा गया है नाक का बाल, ये सोचते हैं तो उत्तर हो जाएगा गलत। नाक का बाल बहुत कष्टकारक होता है, आपकी नाक में दम कर देता है, तो क्या ये अत्यंत कष्टकारक है, इसलिए ये मुहावरा बना है? तो वो आंसर हो जाएगा गलत। तो क्या इसका ये कोई मुहावरा भी है कि नहीं, पहले तो ये पता लगे। नाक में बाल होता है, लेकिन क्या ये मुहावरा है या नहीं है? तो अगर आप इसे सोच रहे हैं कोई मुहावरा नहीं है, तो ये भी आंसर हो जाएगा गलत। सही उत्तर है क्या? अत्यंत प्रिय होना। आप देखते हैं नाक के बाल को कोई भी बहुत झटके से उसे अपने शरीर से अलग नहीं करता है, नाक से उसे बहुत प्यार से सहलाया जाता है। तो इस दृष्टि से नाक के बाल को अत्यंत प्रिय होने के अर्थ में लिया जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण मुहावरा था ये भी। तो इसी प्रकार के ये 10 प्रश्न आपके सामने मैं फिर लेकर आऊँगा।
इसलिए मैंने आपको पहले बताया है, अगर आप लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने सब्सक्राइब किया ही होगा। नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे अगले 10 प्रश्न आपके पास आ जाएं समय से, आप उससे अछूते न रह जाएं। और अपने दोस्तों को भी जो है सब्सक्राइब करवाइए। अच्छा लगे लाइक कीजिए, नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कीजिए। और कोई सुझाव हो और आपने अभी अपना आज स्वयं मूल्यांकन किया हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है? जिससे कि हम और अच्छे प्रश्न आपके सामने ला सकें। चलिए फिर मुलाकात होगी अगले 10 प्रश्नों के साथ।